Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो 11th लेक्चर लेकर आया हूं ऑसिलेशन चैप्टर का। कल 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लग गया है एंड बहुत सारे बच्चों ने अच्छा खासा स्कोर अचीव किया है। तो अभिनंदन करना चाहता हूं उन सभी बच्चों का जिन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है। एंड कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी 12th स्टैंडर्ड में, तो उनका कम स्कोर आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका कम स्कोर आ गया है तो आप फेल्यूर है लाइफ में। तो बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण है कि 12 में कम स्कोर आता है लेकिन बाद में बहुत मेहनत करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, अपने जो फ्यूचर है, फ्यूचर का जो गोल है वो डिसाइड कर लेते हैं एंड उस गोल की ओर एक कदम आगे बढ़ के वो लाइफ में अचीव कर लेते हैं उनका सक्सेस। एंड बहुत सारे केसेस ऐसे भी है कि 12th में तो वो मेहनत करते हैं, 12th में मेहनत करते हैं, अच्छा खासा स्कोर लाते भी है, लेकिन उसके बाद वो मेहनत नहीं करते एंड उसको फिर उनको तो कोई नहीं पहचानता एंड वो ऐसे ही एक छोटी मोटी जॉब करते हैं और अपना लाइफ चलाते हैं। तो कल मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि 12 के बाद करने का क्या। अगर आपका अच्छा खासा स्कोर है तो आपके लिए तो नियर अबाउट ऑल डोर्स आर ओपन फॉर यू। लेकिन अगर आपका कम स्कोर है तो आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी बहुत सारा अचीवमेंट अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, बहुत सारे बच्चे 11th स्टैंडर्ड में हैं, तो ये जो वीडियो है दोस्तों आपके लिए भी काम आ सकता है। चलो ये वीडियो हम कल बनाएंगे एंड आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑसिलेशन का 11th लेक्चर। तो दोस्तों 10th नंबर के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो 10th नंबर के लेक्चर में हमने देखा था एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है, वाइब्रेट होता है, एसएचएम परफॉर्म करता है, तो उसका जो एनर्जी है कैसे है, मतलब कितना होता है, काइनेटिक होता है, पोटेंशियल होता है, टोटल होता है, वो कितना होता है, ये हमने स्टडी किया था। देखिए एक पार्टिकल है, यहाँ से ही वाइब्रेट होता है, यहाँ ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है, वो एसएचएम परफॉर्म करता है, तो उसका एनर्जी हमने फाइंड आउट किया था। तो उसमें कौन कौन से एनर्जी होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होता है ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू इट्स पोजीशन। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या है भाई, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना था, फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये था काइनेटिक एनर्जी एंड ये था पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होता है, एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड एट द एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये हमने स्टडी किया। तो एम्पलीट्यूड वर्सेस हमने एनर्जी ग्राफ ड्रॉ किया था, सबको याद है, ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। देखो यहाँ पर हमने एनर्जी लिया था वाई एक्सिस पर एंड एक्स एक्सिस पर लिया था, हमने क्या लिया था, एक्स एक्सिस पर एम्पलीट्यूड लिया था, ये प्लस एम्पलीट्यूड और ये माइनस, मतलब हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया था, डिस्प्लेसमेंट लिया था। देखिए यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया था एंड वाई एक्सिस पर हमने एनर्जी लिया था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर रहता है, मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहता है और एक्सट्रीम पोजीशन को मिनिमम रहता है। देखो यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन को मिनिमम एनर्जी रहता है यहाँ पर 0 और मैक्सिमम यहाँ पर है, तो ये इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये आएगा काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पर रहता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मिनिमम रहता है मीन पोजीशन पर। तो उसका ग्राफ कैसे आया था, देखो ऐसे आया था, ठीक है, ये ऐसे आया था। तो पोटेंशियल एनर्जी, ये जो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का है, ये काइनेटिक एनर्जी का है। काइनेटिक एनर्जी देखो ये यहाँ से काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर रहता है, मीन पोजीशन पर, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर रहता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्स है एंड यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। देन उसके बाद भी हमने स्टडी किया था कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है भाई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ये, और इसका जो पोजीशन रहता है कहाँ पर रहता है,
जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू प्लस ए बाय रूट टू रहता है एंड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू माइनस ए बाय रूट टू रहता है। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था लेक्चर नंबर 10 में, ठीक है, सबको समझ में आ गया। देन उसके बाद एक न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करने का है। एंड आज इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये रिवाइज वाला पार्ट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो पेज नंबर 122 पर यहाँ पर दोस्तों एक एग्जांपल दिया है, बहुत छोटा वाला न्यूमेरिकल है, ये आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं आता है तो वैसे मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं अगले लेक्चर में आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन है, देन उसके बाद सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं, एंड लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम भी देखने वाले हैं। ये 2-3 कॉन्सेप्ट है हम देखने वाले हैं। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर आपके एक्सरसाइज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग एसएचएम। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा है स्टेट द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के लॉज क्या है वो आपको स्टेट करना है, ये 2 मार्क के लिए पूछेगा। एंड क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हेन परफॉर्मिंग द एसएचएम, ठीक है, ये 3 मार्क के लिए। एंड ये 4th वाला क्वेश्चन स्टेट द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये 2 मार्क के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा है। एंड दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है जो सेकंड्स पेंडुलम है उसके ऊपर भी ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड्स पेंडुलम व्हेन इट इज परफॉर्मिंग द एसएचएम, तो ये भी पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख कर देता हूं, तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर सिंपल पेंडुलम, obtain the expression for time period of simple pendulum, time period of simple pendulum when performing SHM। जब वो SHM परफॉर्म करता है तो उसका टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। ये दोस्तों 3 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बहुत IMP कॉन्सेप्ट है, तो ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, कभी कभी डेफिनेशन में पूछ सकते हैं कि डिफाइन द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है? तो जब हमने फर्स्ट चैप्टर कवर किया था कौन सा वाला, रोटेशनल डायनामिक्स, तो वहाँ पर हमने कोनिकल पेंडुलम देखा था। तो पेंडुलम का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखा था, ठीक है, सबको याद आ रहा है? ओके। तो वहाँ पर हमने कोनिकल पेंडुलम देखा था और यहाँ पर हम सिंपल पेंडुलम देखते हैं। तो उसका जो डिफरेंस है हम कल देखने वाले हैं, डिफरेंस इसका डिटेल में, कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम जानेंगे सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सबको पता है सिंपल पेंडुलम, देखो एक रिजिड सपोर्ट है, एक रिजिड सपोर्ट को अगर हमने एक स्ट्रिंग अगर अटैच की है और इस स्ट्रिंग को दोस्तों अगर हमने बॉब अटैच किया है, ठीक है, बॉब अटैच किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम बोलेंगे। अगर इसको हम टू एंड फ्रो में घुमाते हैं तो ये बन जाता है सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये एंगल थीटा है विथ वर्टिकल, ये लेंथ है और इसका सेंटर पॉइंट है। इसका जो रेडियस है बॉब का जो रेडियस है तो उसका यहाँ पर देखिए, ये बॉब का रेडियस कितना है, स्मॉल r है। स्मॉल r क्या है, बॉब का रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बॉब आएगा, इसका वेट डाउनवर्ड रहेगा mg, इसका टेंशन T रहेगा। तो इस वेट को हम 2 इसमें डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए, ये कंपाउंड रहेगा mg cos थीटा। ये cos थीटा क्यों भाई, क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, उसकी वजह से ये एंगल थीटा। देखो ये हमने सेम लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है और इसी लाइन को हमने एक ऐसा मारा है, तो ये एंगल हमारा क्या होता है, थीटा होता है। यही थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सबको याद है, हमने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था ये एंगल का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये थीटा एंगल है, तो ये mg cos थीटा होगा क्योंकि ये एडजेसेंट कंपाउंड। देखिए ये है mg, ये वेट है और ये इसी लाइन है, तो ये थीटा है एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये mg cos थीटा हो जाएगा और इसका जो परपेंडिकुलर होता है mg sin थीटा होता है, ठीक है। तो mg sin थीटा कौन सा आएगा, ये वाला जो है mg sin थीटा आता है, ठीक है।
यहाँ पर mg sin थीटा आता है। सबको डायग्राम समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम यानी कि क्या। व्हाट इज़ द सिंपल पेंडुलम? किसी को याद है क्या पेंडुलम का डेफिनेशन? तो यहाँ पर दोस्तों एक आइडियल सिंपल पेंडुलम होता है एंड एक प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है। आइडियल सिंपल पेंडुलम, तो आइडियल मतलब क्या? जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं है, वो सिर्फ आइडियल है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं है। तो ऐसा पेंडुलम मतलब कौन सा? एक पार्टिकल है और जो हेवी है, मतलब एक डॉट है यार। पार्टिकल मतलब क्या? सबसे छोटा वाला जो ये होता है, पोर्शन होता है, उसको हम पार्टिकल बोलते हैं किसी मटेरियल का। हमने केमिस्ट्री में स्टडी किया है। तो ये एक पार्टिकल है और जो हेवी है। ऐसे पॉसिबल है क्या कि जो पार्टिकल है और वो वेटेड है, मतलब जिसका बहुत सारा वेट है? ऐसे पॉसिबल है क्या लाइफ में? नहीं। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन क्या है? अ हेवी पार्टिकल। वो क्या बोलता है? अ हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड टू अ, ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन में बता देता हूँ, देन उसके बाद मैं लिखता हूँ, ठीक है। अगर हमने हेवी पार्टिकल को अगर सस्पेंड किया, कहाँ से? फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। कहाँ पर सस्पेंड किया हमने? अ हेवी पार्टिकल इज अटैच टू द मासलेस इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। तो ऐसी कोई सी स्ट्रिंग है क्या? ऐसा कौन सा धागा है क्या जिसका मास नहीं है? ऐसा इम्पॉसिबल है। तो आइडियल पेंडुलम का डेफिनेशन ही होता है अ हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड, अ हेवी पार्टिकल अटैच करना पड़ेगा, a heavy particle attached to a massless, जिसका कोई मास नहीं है, massless, इनएक्सटेंसिबल मतलब जो एक्सटेंड नहीं हो सकती, इनएक्सटेंसिबल, फ्लेक्सिबल एंड फ्लेक्सिबल मतलब क्या? जो बेंड हो सकता है लेकिन ब्रेक नहीं होगा, उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग suspended to a rigid support is called ideal simple pendulum, ideal simple SP मतलब क्या? आइडियल सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया आइडियल सिंपल पेंडुलम जो कि एग्जिस्ट नहीं है, उसका डेफिनेशन क्या है? एक पार्टिकल है भाई, और वो जो हेवी है, जिसका वेट ज़्यादा है, ऐसा एक पार्टिकल है जो कि एग्जिस्ट नहीं है। तो उसको हमने अटैच कहाँ पर अटैच किया है? स्ट्रिंग को अटैच किया है जो कि मासलेस है, जिसका कोई मास ही नहीं है। ऐसा है क्या? किसी धागे का मास ही नहीं है, कुछ ना कुछ मास होगा उसका, ठीक है। तो जिसका मास नहीं है, जो इनएक्सटेंसिबल है, जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, जो फ्लेक्सिबल है, जिसको हम बेंड कर सकते हैं लेकिन ब्रेक नहीं कर सकते, बेंड कर सकते हैं लेकिन वो ब्रेक नहीं कर सकते, एंड सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट। तो ये रिजिड सपोर्ट है। तो इस रिजिड सपोर्ट को अगर हमने उसको सस्पेंड किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या है। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या है? अ स्मॉल बॉब, जो हम हेवी यहाँ पर ले रहे थे और पार्टिकल ले रहे थे। स्मॉल बॉब मतलब एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम बॉब कहते हैं। हमने रोटेशनल डायनामिक्स में भी स्टडी किया था, ठीक है। अ स्मॉल बॉब, अगर हमने स्मॉल बॉब को कहाँ अटैच किया? अटैच टू द लाइट वेट। इसका जो मास है स्ट्रिंग का क्या है? लाइट वेट है। लाइट कॉमा इनएक्सटेंसिबल, फ्लेक्सिबल नहीं है, कॉमा लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। यहाँ पर क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। देखो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका हमें डेफिनेशन लिखना है। तो जो हमने स्ट्रिंग कंसिडर किया था वो मासलेस था आइडियल सिंपल पेंडुलम में, लेकिन यहाँ क्या है? वो लाइट वेट है, मतलब उसका कुछ ना कुछ मास होगा यार, जरूर होगा। तो ये लाइट वेट है। एंड वो जो बॉल है वहाँ पर हेवी था, यहाँ पर क्या है? स्मॉल है, छोटा बॉल है। अ स्मॉल बॉब अटैच to a light and inextensible string suspended to a rigid support is called as a
प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम बोलेंगे, ठीक है। तो ये अटैच जो वर्ड है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ओके, अटैच्ड टू अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अभी सब लोगों को सिंपल पेंडुलम समझ में आ गया, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल पेंडुलम का यहाँ पर डायग्राम निकाला है, तो अभी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, कंसिडर अ स्मॉल बॉब हैविंग द मास स्मॉल m, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, एक हमने छोटा बॉब लिया है जिसका मास क्या है, जिसका मास है स्मॉल m, हैविंग द रेडियस स्मॉल r, इज अटैच्ड टू द लाइट स्ट्रिंग हैविंग द लेंथ, जिसका लेंथ L है उसको हमने क्या किया है, इस बॉब को हमने क्या किया है, अटैच किया है इस स्ट्रिंग को, एंड दिस स्ट्रिंग इज अटैच टू और सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट। तो इस स्ट्रिंग को, जिस स्ट्रिंग को हमने बॉब अटैच किया है, ये पूरा जो मतलब यहाँ पर जो बॉब है और बॉब और ये स्ट्रिंग है, तो इसको हमने रिजिड सपोर्ट का अगर हमने सस्पेंड किया है तो ये क्या होता है, हमारा पेंडुलम होता है, इज सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट, ओके, ये आ गया। देन कैपिटल T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो कैपिटल T क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन सिंपल है, सबको लिखने आता है, अगर नहीं लिखने आता है, अभी दोस्तों 2 दिन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये ऑसिलेशन चैप्टर के भी मिल जाएंगे, एंड पहले वाला जो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है उसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा उशीर हो गया है, मतलब थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन अभी मिल जाएगा। ये देखो ऑसिलेशन का ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, लेकिन सेकेंड चैप्टर का लेट हो गया था, अभी आपको 2 दिन में मिल जाएंगे नोट्स भी, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसको मैं रब करता हूँ, अभी डिस्क्रिप्शन सबको लिखने आएगा, ठीक है। अगर नहीं लिखने आता है तो ये जो वीडियो है डबल देख लीजिए, आपको आ जाएगा। मैंने बताया है डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन मतलब जो डायग्राम में आपको दिखता है, जो आपने कंसिडरेशन किया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, इस बॉब को मैंने डिस्प्लेस किया, ये जो बॉब है मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया और उसको मैंने एक स्मॉल एंगल से क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पर अगर मैंने इस बॉब के ऊपर फोर्स लगाया तो ये क्या हो जाता है, ये ऑसिलेट हो जाता है टू एंड फ्रो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो, ये क्या होता है, ऑसिलेट होता है, ठीक है। तो एज वी डिस्प्लेस्ड बॉब विथ स्मॉल एंगल, तो हमने अगर स्मॉल एंगल से उसको डिस्प्लेस किया है तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट होगा। तो वो ऑसिलेट होगा, लेकिन एसएचएम परफॉर्म करता है क्या नहीं, हमें चेक करना है। तो हमने क्या किया, रेफरेंस सर्कल मेथड स्टडी किया, तो उसमें दोस्तों जो शैडो था, जो शैडो है वो एसएचएम परफॉर्म करता है क्या नहीं, हमने स्टडी किया। देन उसके बाद हमने 2 वेव को कॉम्बिनेशन किया, मतलब 2 एसएचएम को हमने कंबाइन किया, और थर्ड वाला जो एसएचएम है वो भी एसएचएम परफॉर्म करता है क्या नहीं, हमने क्या किया, वो भी टैली किया। तो यहाँ पर भी हम ये जो बॉब है, अगर हमने स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया उसको, वो एसएचएम परफॉर्म करता है क्या नहीं, हमें चेक करना है। एसएचएम परफॉर्म करता है कि नहीं चेक करना है, मतलब क्या, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हमें चेक करना है, और उसका जो डायरेक्शन है अपोजिट है वो हमें चेक करना है। तो अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो एज वी डिस्प्लेस अ बॉब विथ अ स्मॉल एंगल, सो इट विल ऑसिलेट अबाउट द मेन पोजीशन। ये इसका क्या रहेगा, ये स्मॉल m मास है और ये कैपिटल M क्या है, उसका मेन पोजीशन है, और ये E एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो उसको मैं नाम देता हूँ, इसको मैं O नाम देता हूँ, और ये स्मॉल m मैं हटाता हूँ, यहाँ पर नाम देता हूँ मैं A, यहाँ पर नाम देता हूँ B, और यहाँ पर नाम देता हूँ मैं C, इसकी पोजीशन, ठीक है। जब पार्टिकल OA पोजीशन पर रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहेगा। जब ये बॉब यहाँ से यहाँ जाएगा OB कंडीशन पर, तो वो क्या रहेगा, एक्सट्रीम पोजीशन को जाएगा। जब OC पोजीशन पर रहेगा तो भी वो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, हम पहले क्या कर लेते हैं कि ये इस बॉब के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट है वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो बॉब के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं, the forces acts on bob at position B, तो जब वो पोजीशन B पर रहेगा उसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट है। फर्स्ट एक्ट है वेट ऑफ बॉब mg, एंड विच एक्ट्स, वो कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होता है, विच एक्ट्स डाउनवर्ड, तो वो डाउनवर्ड एक्ट होता है, विच एक्ट्स
विच एक्ट्स डाउनवर्ड, ठीक है, वो डाउनवर्ड एक्ट होता है। तो ये हो गया वेट ऑफ बॉब mg। तो दूसरा फोर्स क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग विच एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग which acts along the string, ठीक है। तो एक वेट है, वेट डाउनवर्ड एक्ट होता है, एंड टेंशन क्या है, अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट होता है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच एक्ट्स, यहाँ पर सी है, ठीक है, विच एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, ये दो फोर्सेस यहाँ पर एक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो mg है, mg को हमने डिवाइड किया है दो कंपोनेंट में, क्योंकि mg का एक कंपोनेंट क्या करता है, टेंशन को बैलेंस करता है, एंड जो दूसरा कंपोनेंट क्या करता है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, एंड देन उसके बाद वेट mg डिवाइड्स इनटू टू कंपोनेंट्स, ओके, डिवाइड्स इनटू टू कंपोनेंट। तो mg को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है क्या आएगा, mg cos थीटा। mg cos थीटा क्या करता है भाई, टेंशन को बैलेंस करता है। mg cos थीटा बैलेंस टेंशन, क्यों, उसको हम क्या बोल सकते हैं, टेंशन क्या कर रहा है, mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। mg cos थीटा बैलेंस टेंशन, टेंशन क्या करता है, mg cos थीटा को बैलेंस करता है, ओके। mg cos थीटा बैलेंस्ड बाय टेंशन, टेंशन कैपिटल T। तो mg cos थीटा क्या करता है, वो टेंशन है, टेंशन क्या करता है, mg cos थीटा को बैलेंस करता है, उसकी वजह से mg cos थीटा बैलेंस्ड बाय द टेंशन T। और दूसरा कौन सा, ये यहाँ पर है mg sin थीटा। mg sin थीटा क्या करता है, इस डायरेक्शन में एक्ट होता है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर एक्ट होता है। मतलब जो mg sin थीटा है वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। देखिए जब बॉब यहाँ पर था, यहाँ से हमने यहाँ डिस्प्लेस किया, यहाँ से जब वो यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वो रिटर्न आएगा, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर डेवलप हो रहा है वो कौन कर रहा है, mg sin थीटा यहाँ पर डेवलप कर रहा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, इसका है क्या, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। तो mg का जो सेकंड कंपोनेंट है कौन सा है, यहाँ पर हमने फर्स्ट कंपोनेंट लिखा था, ये सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, mg sin थीटा। mg sin थीटा क्या करता है, रिस्टोरिंग फोर्स वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, विच प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो देखिए ये हो गए फोर्सेस। जब पार्टिकल इस पोजीशन पर रहेगा, जब बॉब इस पोजीशन पर रहेगा, तो कौन कौन से फोर्स उसके ऊपर एक्ट होंगे। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हमने स्मॉल एंगल से उसको डिस्प्लेस किया है, तब उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो कितना होता है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। सो एज वी डिस्प्लेस्ड बॉब विथ स्मॉल एंगल, तो हमने क्या किया है, स्मॉल एंगल से उसको क्या किया है, बॉब को डिस्प्लेस किया है विथ स्मॉल एंगल, क्या आएगा, विथ स्मॉल एंगल थीटा आएगा, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा भाई, रिस्टोरिंग फोर्स F थीटा, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू, रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये mg sin थीटा है, mg sin थीटा, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। देखिए यहाँ पर जो अप्लाई वाला फोर्स कौन सा है, इस डायरेक्शन में है, ये F, ठीक है। तो ये F मतलब ये नेगेटिव वाला F होता है। तो mg sin थीटा इस डायरेक्शन में, और रिस्टोरिंग फोर्स भी इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट होता है, देखिए रिस्टोरिंग फोर्स प्लस mg sin थीटा क्या होता है, 0 होता है, मतलब वही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ये अप्लाइड फोर्स, ये मतलब कौन सा है, अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू mg sin थीटा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो F इक्वल्स टू mg sin थीटा, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपको यहाँ पर समझ में आ गया। देखो रिस्टोरिंग फोर्स F प्लस mg sin थीटा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि mg sin थीटा वही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों का समीशन क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। मतलब F इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस mg sin थीटा होता है। तो ये F इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एंगल है बहुत स्मॉल है, जो एंगल है हमने देखा है यहाँ पर एंगल कितना है, बहुत स्मॉल है। सो एज थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, देन अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है। तो F इक्वल्स टू क्या आता है, F इक्वल्स टू माइनस mg
थीटा आता है। ठीक है, आ गया सबको? ओके। देन अभी देखिए, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम x मान लेते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड x आता है एंड हाइपोटेन्यूज क्या आता है, यल आता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, यल है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर थीटा है तो थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, x बाय यल आता है। थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, x बाय यल आता है। तो यहाँ पर मैं थीटा का वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो कहाँ पर पुट करूँ मैं, ऊपर का आपने नोट डाउन किया है या फिर ऊपर का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इसको मैं अभी रब करता हूँ। देखिए बहुत ईजी है। तो अभी हम पहले चेक कर लेते हैं कि वो जो बॉब है वो SHM परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो F इक्वल्स टू ये माइनस mg एज इट इज़ भाई। तो थीटा का वैल्यू क्या है, x बाई एल है। तो x बाई एल हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये L आ गया। L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब कहाँ से, ये रिजिड सपोर्ट से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है यहाँ तक का जो लेंथ होता है वो होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ तक का लेने का नहीं, यहाँ तक का लेने का, ये आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है मतलब सेंटर पॉइंट होता है इससे और रिजिड सपोर्ट से, ये जो होता है पूरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए m, g एंड l आर कॉन्स्टेंट। यहाँ पर क्या है, मास ऑफ बॉब कांस्टेंट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है एंड देन उसके बाद यहाँ पर L भी कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी कांस्टेंट है, चेंज होने वाले क्या नहीं। तो mg l आर कांस्टेंट, therefore F is directly proportional to माइनस x। जो अप्लाइंग फोर्स है या फिर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। और दोनों का जो सिंबल है वो क्या है, दोनों का जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन को उसका मतलब विच आर डायरेक्टेड अपोजिट, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई किया, मतलब क्या है, ये जो बॉब है या फिर ये जो सिंपल पेंडुलम है वो SHM परफॉर्म कर रहा है। Therefore रिस्टोरिंग फोर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये नीचे का मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फोर्स का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो देयरफॉर सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स SHM वो परफॉर्म करेगा। इसको मैं राउंड मारता हूँ ब्लैक पेन से। ठीक है, आ गया समझ में। तो अभी हमने यहाँ पर टैली किया है कि जो सिंपल पेंडुलम यहाँ पर जो सिंपल पेंडुलम जो ऑसिलेट होता है, अगर वो स्मॉल एंगल से अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है, SHM परफॉर्म करता है। ये हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है, हमने यहाँ पर टैली किया है। ठीक है, तो अभी हमने टैली किया है कि वो SHM परफॉर्म करता है। तो ये अगर SHM परफॉर्म करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, अभी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए या फिर इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको अभी मैं दोस्तों रब करता हूँ एंड बहुत जल्दी ही हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करने वाले हैं। चलो जल्दी इसको मैं फटाफट थोड़ा ये कर लेता हूँ। ठीक है, आ गया सबको समझ में, यहाँ तक कि पूरी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई, ऐसे उम्मीद करता हूँ मैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर रिप्लाई नहीं दे पा रहा है तो मैं अगले वीडियो में उसका जो आपका जो डाउट है मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, तो अभी देखिए हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड T इक्वल्स टू क्या होता है, 2π/ω होता है। तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का डेफिनेशन मतलब क्या है, टाइम पीरियड का जो डेफिनेशन, चलो जल्दी से फटाक से वीडियो को स्टॉप कीजिए एंड मुझे बता दीजिए कि यार टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है। जनरल मैंने बहुत बार आपको समझाया है टाइम पीरियड क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया, देन जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तब हमने टाइम पीरियड का डेफिनेशन आपको बोला था। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं ऑसिलेशन में। एंड सर्कुलर मोशन में क्या बोलते हैं, एक सर्कुलर मोशन या फिर एक रोटेशन कंप्लीट होने में कितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो T इक्वल्स टू 2π/ω, देन 2π अपॉन यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन
पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो ओमेगा है, आपने अंडर ये कहाँ से लिख लिया भाई, बताता हूँ, ठीक है, ज़्यादा गड़बड़ नहीं, बताता हूँ मैं। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है एक फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू के बाई एम होता है। तो के मतलब क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट अपॉन मास, मास ऑफ स्प्रिंग और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो के क्या होता है यार, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, के एक्स होता है। तो के इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, के को लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंड मास को कैसे लिख सकता हूँ, देखो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन हो गया। तो मास को मैं फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ, यस, मास को मैं फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स फोर्स क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर में जाता है, तो ये एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा। तो एक्सेलरेशन पर यूनिट यहाँ पर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आता है। मतलब एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये आ गया आपको समझ में। और ये जो पूरी चीज़ें है, ये पूरी चीज़ें आपको रफ में करना है, इसको आपको कोई मार्क नहीं मिलने वाले, ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो ओमेगा को हम अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख सकते हैं। ओमेगा को हम अंडर रूट के बाई एम तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, इसका ये मैंने सोल्यूशन आपको बताया है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है, क्या आएगा एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमने फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट किया है, तो इसको मैं नाम देता हूँ भाई इक्वेशन 1। तो फोर्स इक्वल्स टू हमारे पास फार्मूला क्या आ गया था, फोर्स इक्वल्स टू माइनस mg(x) अपॉन एल आया था। अभी फार्मूला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट अभी हमने देखा था ना। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या आता है, mg(x) अपॉन यल आता है। तो ये फोर्स मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इक्वल्स टू माइनस mg(x) अपॉन यल होता है। यम यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पर आता हूँ। तो एक्सेलरेशन पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू माइनस g अपॉन यल, ये हो गया डायरेक्शन में। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में लिखें तो ये आता है g अपॉन यल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आता है मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में क्या आता है, प्लस साइन होता है। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में नहीं लेते हैं हम, सिर्फ उसका जो अमाउंट है वो लेते हैं। तो हमें माइनस प्लस से कुछ लेना देना नहीं, हम g बाय यल लिखेंगे। तो ये हो गया एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, हो गया क्या नहीं, ये देखो एक्सेलरेशन है पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू, ये वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट कीजिए तो क्या आएगा भाई, t इक्वल्स टू 2π अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसका वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो इसका वैल्यू क्या है, g बाय एल है। तो इसका आएगा 2π इंटू अंडर रूट ऑफ l बाय g आता है, ठीक है। तो फाइनल फार्मूला हमारा क्या आ गया, t इक्वल्स टू 2π इंटू अंडर रूट ऑफ l बाय g। तो ये आ गया हमारा फाइनल फार्मूला। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट परफॉर्म्स द एसएचएम, ठीक है। तो पहले हमने टैली किया कि एसएचएम वो परफॉर्म करता है क्या नहीं, सिंपल पेंडुलम यस करता है, जब उसको हम बहुत छोटे एंगल से डिस्प्लेस करते हैं तब, ठीक है। देन उसके बाद हमने ये टी जनरल फार्मूले से हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया, टी इक्वल्स टू 2π इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो ये हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया है। तो ये हमने इक्वेशन कब फाइंड आउट किया है, हमने क्या क्या असम्पशंस कंसिडर किए थे, इसको हमने बहुत स्मॉल एंगल से हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट किया था। मतलब यहाँ पर क्या है, इसका जो लेंथ है बहुत लार्ज है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 20 टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब 20 गुना ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से लेंथ, ठीक है। एंड हमने जो एंगल जो डिस्प्लेसमेंट किया था वो बहुत स्मॉल किया था, ये हमने कंसिडर किया था, ठीक है। तो ये कंसिडर करके हमने ये पूरा डेरिवेशन फाइंड आउट किया। तो आपको इसके बाद लिखना है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट परफॉर्म द एसएचएम, ठीक है। तो अभी हमें कुछ इसके जो लॉ है, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम हमें देखना है। 4 लॉज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है और इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, बहुत ईजी है। तब तक इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको लॉज बता दूंगा, टेक द स्क्रीनशॉट। तो अभी हमें लॉज लिखना है, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये दोस्तों 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। बहुत 4 ही लॉ है लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, 4 ही लॉज है और बहुत इजी है यार। देखो
थोड़ा थ्योरी लगेगा लेकिन बहुत इजी है। आपको अगर इक्वेशन पता है टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ t इक्वल्स टू 2π इंटू √L/g। तो आपको जो भी इस इक्वेशन में दिख रहा है आपको लिखना है एज ए लॉ। तो क्या आएगा लॉ, यहाँ पर देखो 2π क्या है, कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग का लेंथ आएगा उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, अगर लेंथ बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मैं उसको एसपी लिख रहा हूँ, देखो शॉर्ट में, टाइम पीरियड ऑफ एसपी मतलब सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैं साइन लिखता हूँ, ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूरा लिखना है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। यहाँ पर ये आपको वर्डिंग में लिखना है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है, दूसरा क्या है, अगर हम लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं एंड उसका हम प्लेस चेंज कर लेते हैं, मान लो यहाँ पर हमने इंडिया में फाइंड आउट किया लेकिन उसके बाद हम चांद पर गए, वहाँ पर हमने क्या किया, टाइम पीरियड फाइंड आउट किया उस पेंडुलम का, देन उसके बाद हम अमेरिका में गए तो वहाँ पर अलग होगा, एंड देन उसके बाद हम कहाँ पर गए, हम पोल पे गए, साउथ पोल पर गए, वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू अलग होता है, तो वहाँ पर भी ये क्या आएगा, उसका टाइम पीरियड अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड, ये आपको सेम लिखना है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या आएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g। ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन सेम है, लेकिन जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो वैसे लिखना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब आप लिखते हैं तो 1/, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर हम L को कांस्टेंट रखते हैं तो टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन इट परफॉर्म्स द SHM। ये हो गया सेकंड लॉ। ठीक है, ये आपको पूरा वर्डिंग में लिखना है, मैं आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ, नोट्स में फुल में आएगा, तो ये आपको पूरा वर्ड में लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा, ये सेम आएगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, वो डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। तो ये जो बॉब है, बॉब का कितना मास है, सॉरी बॉब का कितना मास है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं रहेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब, मास ऑफ बॉब, आपको यहाँ पर लिखना है मास ऑफ बॉब। ये हो गया फोर्थ लॉ, थर्ड लॉ, एंड इसका फोर्थ लॉ क्या आएगा, फोर्थ लॉ भी बहुत ईजी है, ये 3 लॉ आपको समझ में आ गए, ओके। ठीक है, एंड इसका फोर्थ लॉ है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट आल्सो डिपेंड ऑन, तो ये आएगा डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। तो ये हम कितने एंगल से डिस्प्लेस कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं होता है, तो आप चाहे 5 डिग्री भी कर सकते हैं, 10 डिग्री भी कर सकते हैं, तो मतलब कितने एंगल से आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं उसके ऊपर उसका जो टाइम है वो डिपेंड नहीं रहेगा। तो क्या आएगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये सेम आएगा, डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, एम्पलीट्यूड एंगुलर, ये जो एम्पलीट्यूड आएगा कौन सा आएगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। ठीक है, ये हो गए दोस्तों 4 लॉज, और ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा गया है। कितना इजी है, अगर आपको इक्वेशन पता है तो इक्वेशन से अगर ये 4 लॉ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। देखो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L फर्स्ट लॉ, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G सेकंड लॉ, समाप्त, एंड हो गया। देन T डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉब, ये हो गया, एंड फोर्थ लॉ क्या है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड और द एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। तो एंगुलर मतलब हम कितने एंगल से ऑसिलेट करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं होता है उसका टाइम पीरियड। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सिंपल पेंडुलम। तो अभी जो अगला कॉन्सेप्ट है सेकंड्स पेंडुलम है, तो सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, उसको हम सेकंड्स बोल सकते हैं, सेकंड्स पेंडुलम या फिर सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, हम स्टडी करेंगे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट में हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे 2 मार्क को पक्के करेगा। ठीक है, सो टेक स्क्रीनशॉट। तो टाइटल लिख लीजिए, सेकंड्स पेंडुलम। तो सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, ये दोस्तों 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। तो क्या होता है,
या फिर डिफाइन द सेकंड्स पेंडुलम, ऐसा भी एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ठीक है, सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड होता है भाई 2 सेकंड, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड होता है। जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या आएगा, डेफिनेशन द सिंपल पेंडुलम, द सिंपल पेंडुलम having time period 2 सेकंड, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है उसको हम क्या बोलेंगे, हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड इज कॉल्ड एज सेकंड्स पेंडुलम। उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड्स पेंडुलम बोलेंगे। ठीक है, अभी हमें टाइम पीरियड पता चल गया है 2 पेंडुलम, तो उसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, T इक्वल्स टू 2π इंटू अंडर रूट ऑफ L/G। तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम को हम LS कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड इसका कितना है भाई 2 सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू अंडर रूट ऑफ LS अपॉन G आएगा। LS मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। मैं यहाँ पर लिखता हूँ LS मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम, SP मतलब सिंपल पेंडुलम नहीं, सेकंड पेंडुलम, मुझे सेकंड पेंडुलम ही लिखना पड़ेगा, सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, ओके। तो अभी ये यहाँ पर 2 कैंसिल होता है, 1 इक्वल्स टू क्या है, पाई अंडर रूट ऑफ LS अपॉन G। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड को तो क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इंटू LS अपॉन G आएगा। तो LS इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, G अपॉन पाई स्क्वायर आता है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम का। तो मैंने आपको बोला था कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, तो LS इक्वल्स टू G अपॉन पाई स्क्वायर आएगा। तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम किस पर डिपेंड होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड होता है। तो इसका जो एप्लीकेशन दोस्तों, सेकंड पेंडुलम का एप्लीकेशन कहाँ पर करते हैं, एस्ट्रोनॉट करते हैं। एस्ट्रोनॉट को अगर ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, अगर वो मून पर गए तो हमें पता है कि सेकंड पेंडुलम का लेंथ का हमने अर्थ पर मेजर किया होता है, तो हम कहाँ पर भी मेजर कर सकते हैं स्केल से। तो सेकंड पेंडुलम का लेंथ कितना होता है तो हमें पता होता है, तो हमें लेंथ पता है, पाई स्क्वायर पता है, तो इजीली हम G फाइंड आउट कर सकते हैं उस प्लेस पर। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट, इसका जो एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लेस, वेदर इट ऑन द मून, ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। मार्स पर हम नहीं गए, लेकिन अगर हम फ्यूचर में मार्स पर जाएंगे तो इस सेकंड पेंडुलम के माध्यम से, इस सेकंड पेंडुलम का हम यूज़ करके एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मार्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सैटेलाइट के हाइट इतना ऊपर गए, सपोज हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए, अमेरिका का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अगर हम वहाँ पर तो हम इस सेकंड पेंडुलम के माध्यम से हम वहाँ पर ग्रेविटी कितना है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ग्रेविटी पता है तो हम लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम कितना है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 3 चीज़ें आज हमने देखी है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसका लॉज क्या होते हैं सिंपल पेंडुलम के, एंड उसके बाद सेकंड पेंडुलम क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन हमने देखा है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में, अभी देखिए हमारा जो चैप्टर है दोस्तों बहुत थोड़ा बचा है, अगले 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है एंगुलर SHM एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड देन उसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशन है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, मतलब अगले सिर्फ 2 ही लेक्चर बाकी है। चलो पढ़ाई करते रहना है, टाइम पास नहीं करना है, लॉकडाउन है, सब घर पर है, उसकी वजह से हमें इतना टाइम मिला है यार, मौका मिला है, हमें कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में करने का हमें मौका मिला है। और ये जो एप्लीकेशन है ना साइंस का, फिजिक्स का, ये टोटल ये जो नॉलेज है ना पूरा एप्लीकेशन बेस है। अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, BSc करेंगे तो आपको मतलब लाइफ में ये आपको काम आने वाला है बाद में आपके फर्दर स्टडी के लिए। ठीक है, सो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।